क्या आप जानते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी अध्याय से हर साल बोर्ड परीक्षा में 3 से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं आपको 50 ऐसे प्रश्न पढ़ाऊंगा जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर चैप्टर 1 आपको कठिन लगता है तो यह वीडियो अंत तक देखिए। सिर्फ 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। इन 50 प्रश्नों में से कई प्रश्न पिछले वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इन्हें याद कर लिया तो आपका रिवीजन मजबूत हो जाएगा। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं चंदन सर और आप देख रहे हैं साइंसेस। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी के सभी महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न दिख रहा है बच्चों, वो पूछा जा रहा है कि आवेश यानी चार्ज क्या होता है। तो याद रखेंगे, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत बल अनुभव करता है आवेश कहलाता है। क्लियर है? यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत बल अनुभव करता है वो क्या कहलाता है बच्चों? आवेश कहलाता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि आवेश का जो एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक बच्चों क्या होता है? कूलाम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, और साथ ही अगला जो प्रश्न यहां पर पूछा गया कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश होता है लगभग सेम होता है। यानी आप कह सकते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, वहीं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम प्रोटॉन पर भी होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर भी कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पर भी कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बस आपको ध्यान रखना है यहां पर कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आगे आपको नेगेटिव साइन लगाना है, जबकि प्रोटॉन के आगे आपको प्लस साइन लगाना है। क्लियर है? अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, ये कह रहे हैं कि आवेश का सबसे छोटा मान क्या होता है। तो याद रखेंगे, जो चार्ज है उसका सबसे छोटा जो मान होता है वो मूल आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज कहलाता है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। तो किसी पृथक निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। यानी पृथक आवेश निकाय का मतलब हो गया कि सपोज दैट मान लीजिए एक चार्ज है, ये ठीक है, एक बॉडी है, इस पे बहुत सारे चार्ज हैं, +Q1 +2 +3, ठीक है, इस तरह से चार्ज हैं। इनका अगर हम टोटल वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी? फिक्स्ड होगी। क्लियर है? आगे बात करें, अगला जो प्रश्न है ये कह रहे हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है Q = NE, जहां N क्या है? पूर्णांक होता है। यानी आप पूर्णांक यानी N का मान 1.5, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं रख सकते, 1.5, 2.5, ठीक है, इस तरह के मान नहीं रख सकते। जब भी रखेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरह से रखेंगे। क्लियर है? और E की बात करें, यहाँ पे जो E है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जिसका मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और जो Q क्या है बच्चों? वो चार्ज है। क्लियर है? अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि कूलाम का नियम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि दो बिंदु आवेशों के बीच, मान लीजिए एक प्लस चार्ज Q है, दूसरा -Q चार्ज है, इन दोनों को कुछ दूरी पे R दूरी पे हम रखे हुए हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। वहीं अगर डिस्टेंस की बात करें तो F प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, जो बल है वो दोनों आवेशों के समानुपाती है, जबकि यहाँ पर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है? अगर हम बात करें कि कूलाम नियतांक क्या होता है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर समझिए, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में r², ये समानुपातिक चिन्ह हटता है तो ये कांस्टेंट लगता है, जिसको हम K कहते हैं। K Q1 Q2 अपान में r², और जो K का मान होता है आपको पता होना चाहिए 1/4πε0 होता है। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये होता है 9 × 10⁹ क्लियर है? तो यानी जो कूलाम नियतांक K का मान कितना है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर। क्लियर है? अगला जो प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि निर्वात की विद्युतशीलता यानी ε0 का मान क्या होता है। तो याद रखेंगे 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कभी कभी आपसे यूनिट भी पूछ लेता है, यानी मात्रक भी पूछ लेता है। अगला जो प्रश्न बच्चों ये कह रहे हैं कि समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, यानी जैसे प्लस प्लस चार्ज है, माइनस माइनस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को अपने से दूर फेंकते हैं। क्लियर है? वहीं नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहे हैं कि विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं, यानी जैसे आप मान लीजिए एक चार्ज है प्लस,
ठीक है, और दूसरा चार्ज बच्चों माइनस, यानी प्लस और माइनस, तो इनके बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है। क्लियर है। अगला जो प्रश्न आपसे कह रहे हैं बच्चों की विद्युत क्षेत्र क्या है, याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है, इस चार्ज के कारण, ठीक है, इस चार्ज के कारण इतनी दूरी तक क्या होता है, एक बल का अनुभव होता है। तो कहते हैं यहां तक, यानी आवेश के चारों का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है, उसी को आप विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए, E बराबर एफ अपान क्यू होता है। क्लियर है। एफ क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन, बटे में क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहाँ देखिए जो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट अपान मीटर होता है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, ये कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिखिए। तो किसी बिंदु पर, यानी किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, मान लीजिए कोई बिंदु है वहां पर एकांक धन आवेश है। क्लियर है। एक बिंदु है, यहाँ पे मान लीजिए एक प्लस चार्ज है, इसी एक को हम एकांक धन आवेश कहते हैं। क्लियर है। और इस पर जो लगने वाला बल है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर एफ अपान क्यू। क्लियर है। एफ क्या है बच्चों, बल है, क्यू क्या है, आवेश है। अगला जो प्रश्न 17वां प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। तो E बराबर जो होता है फॉर्मूला क्यू अपान में आर स्क्वायर, और ये के क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है या नियतांक होता है। क्लियर है। आपको के का मान ऊपर बताया गया है, यानी जब हम बात कर रहे थे किसका, 9वें प्रश्न का जिक्र कर रहे थे, तो वहां पे हमने जिक्र कर लिया है इसका के का मान का। अगला जो प्रश्न आपको दिख रहा है बच्चों, ये कह रहे हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाओं को विद्युत बल रेखा कहते हैं। क्लियर है। अगला जो प्रश्न ये कह रहे हैं कि विद्युत बल रेखाएं कहां से निकलती हैं, तो याद रखेंगे धन आवेश से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं, धन आवेश से निकलती हैं। अगला जो प्रश्न है कि विद्युत बल रेखाएं कहां समाप्त होती हैं, ऋण आवेश पर, यानी ये प्लस से निकलेंगी और माइनस पर जाकर समाप्त होंगी। क्लियर है। आगे कह रहे हैं कि क्या दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, नहीं। तो अगर एक दूसरे को सपोज मान लीजिए ये एक विद्युत बल रेखा है और ये दूसरी विद्युत बल रेखा है, अगर एक दूसरे को काट देंगी, क्लियर है, तो यहां पर दो अलग अलग क्या होंगे, क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे। तो किसी एक बिंदु पर दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना संभव नहीं है। अगला जो प्रश्न है ये बच्चों 22वां प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं। क्लियर है। विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, तो समान एवं विपरीत आवेशों का निकट स्थित युग्म, यानी मान लीजिए यहां पर एक प्लस चार्ज है, दूसरा माइनस चार्ज है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। क्लियर है। तो यहाँ पे समान एवं विपरीत, देखिए यहां पर भी क्यू है और यहां पर भी क्यू, बस याद रखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक दूसरे के विपरीत हुए कि नहीं होते, तो याद रखेंगे। तो समान एवं विपरीत आवेशों का निकट स्थित युग्म क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगर वैद्युत द्विध्रुव के फॉर्मूले की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव को P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P बराबर Q इंटू 2L। क्लियर है। यहाँ पे Q क्या है, आवेश है, और 2L क्या है, दूरी है। क्लियर है। आगे ये जो अगला प्रश्न है ये कह रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये Q क्या है, आवेश हो गया। क्लियर है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और 2L क्या है, दूरी होती है। आप 2A भी लिख सकते हैं, 2L भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 या 2L है ये क्या है, डिस्टेंस है, और याद रखेंगे डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी का मात्रक मीटर होता है। क्लियर है। अगला जो प्रश्न ये कह रहे हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस ओर से होती है, तो याद रखेंगे ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, यानी इधर से इधर तक जो होती है वो वैद्युत द्विध्रुव की क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या होती है, दिशा होती है। बच्चों आपकी स्क्रीन पर जो 26वां प्रश्न दिख रहा है ये कह रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं का माप क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। सपोज दैट मान लीजिए कि कोई ऐसा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, वहां पर मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ठीक है, उससे गुजरने वाली जितनी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं उन्हीं के माप को आप क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है आपको याद करना पड़ेगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम, कूलाम, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम। ठीक है, ये इसका क्या होता है मात्रक, न्यूटन से एन ले लेंगे, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, अपान में कूलाम से सी। अगर आपसे अगले प्रश्न की बात करें यानी 28वें प्रश्न की बात करें तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि गाउस का नियम क्या है।
ठीक है। तो ये गाउस का नियम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर आपसे डेरिवेशन के फॉर्म में भी पूछ लेता। तो फिलहाल हम 1 नंबर वाले प्रश्न की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जितना पूछा जाए उतना ही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, क्या है, कोई बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश के एप्सिलॉन नॉट के भाग के बराबर होता है। अर्थात मान लीजिए यहां पर कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, और यहां से जो विद्युत फ्लक्स क्या हो रही है, गुजर रही है, ठीक है, क्या हो रही है, गुजर रही है, उस पृष्ठ के भीतर, मान लीजिए इस पृष्ठ के भीतर कोई क्या रखा गया, आवेश रखा गया, ठीक है। तो इस आवेश के क्या होते हैं, एप्सिलॉन के से भाग के बराबर होता है। यानी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश के एप्सिलॉन नॉट से भाग के बराबर होता है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स होता है उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो समझिए अगला जो प्रश्न है ये कह रहे हैं कि गाउस नियम का गणितीय रूप लिखिए। तो यहां पर देखिए वही सेम है, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अगला जो प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि चालक में अतिरिक्त आवेश कहां स्थित होता है। सपोज मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, क्या है, कोई कंडक्टर, कोई चालक है, इसके अंदर पूरा का पूरा आपने आवेश को क्या कर दिया, भर दिया। अब एक्स्ट्रा अमाउंट में आप क्या कर रहे हो, इसको आवेश दे रहे हो, तो ये आवेश जो होगा इसके सतह पर जाकर क्या हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। क्लियर है। अगला जो प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि स्थिर वैद्युत की अवस्था में चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है। स्थिर वैद्युत की अवस्था में चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगला जो प्रश्न है ये कह रहे हैं चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होता है। तो याद रखेंगे सतह के लंबवत होता है बच्चों। कहां होता है, सतह के लंबवत होता है, यानी 90 डिग्री पर होता है। अगला जो प्रश्न है ये कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व क्या दर्शाता है। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का जो घनत्व होगा, ठीक है, जो घनत्व होगा वो उसकी तीव्रता को दर्शाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करता है। अगला जो प्रश्न है 34वां प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर Ne। ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि एक कूलाम आवेश यानी Q बराबर 1 कूलाम दे रखा है और आपसे N का मान पूछ रहे हैं, शायद क्या पूछ रहे हैं, N का, यानी एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा। तो याद रखेंगे Q बराबर Ne से फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर Ne, तो N बराबर Q अपान E। ठीक है। Q का मान कितना है, 1 कूलाम दे रखा है इन्होंने, तो 1 कूलाम रख दीजिए। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम होता है। क्लियर है। यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव हटाइए, ऊपर 10 हो जाएगा, बट्टे में 16 हो जाएगा और ये 10 के पावर -19 होगा। क्लियर है। याद रखेंगे यहां से एक घात को आप कम कर लीजिए, चाहे इसको ऊपर ले जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न यानी 35वां प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये कह रहे हैं कि विद्युत प्रेरण इंडक्शन क्या होता है। तो बिना स्पर्श किए किसी चालक में आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम विद्युत प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे यहाँ पर हमने एक चालक को रखा और ये चालक कैसा है, आवेशित है। अब इसके पास दूसरा चालक लाकर रखेंगे जो कि अनावेशित, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो कुछ देर के बाद देखेंगे इस चार्ज चालक के कारण, यानी इस आवेशित चालक के कारण ये जो अनावेशित चालक है ये भी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत प्रेरण कहते हैं। फिर से समझिएगा कि आवेशित चालक के पास एक अनावेशित चालक लाने से ये अनावेशित चालक जो होता है आवेशित चालक के कारण आवेशित हो जाता है। इसी को हम विद्युत प्रेरण कहते हैं। क्लियर है। अगला जो प्रश्न आपको 36वां प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये कह रहे हैं कि विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर क्या है। तो जिसमें आवेश स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं हो सकता है, यानी जिसमें जो आवेश है वो आसानी से प्रवाहित ना हो, उसी को विद्युत रोधी कहते हैं। क्लियर है। याद रखेंगे इसको। अगला जो प्रश्न है ये कह रहे हैं कि चालक क्या है। तो याद रखेंगे जिसमें आवेश स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके, यानी बिना किसी रुकावट के, यानी बिना किसी रुकावट के अगर चालक में धारा प्रवाहित हो रही है या आवेश प्रवाहित हो रही है तो उसी को आप चालक कहेंगे। क्लियर है। अगला जो प्रश्न ये कह रहे हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो कुल विद्युत बल सभी व्यक्तिगत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। याद रखेंगे, यानी वेक्टर F बराबर F1 वेक्टर F2 प्लस F3, यानी जितने भी बल लग रहे हैं सबका सदिश योग F के बराबर होता है।
अगला जो प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र अदिश राशि या सदिश राशि है, तो याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र का मान भी होता है और दिशा भी होती है। तो आपने पढ़ा है क्लास 11 में कि एक ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम सदिश राशि कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, आगे देखेंगे विद्युत फ्लक्स अदिश है या सदिश। तो विद्युत फ्लक्स का मान तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, जिस कारण ये कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। अगला जो प्रश्न है ये कह रहे हैं क्या किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश हो सकता है? नहीं। क्या किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल। अगला जो प्रश्न है कि गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो याद रखेंगे आप कितना होता है भैया, ये आंसर आपको करना है, क्लियर है। यानी गोलाकार कोई चालक है उसके भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये आपको आंसर करना है। 43वां जो प्रश्न है ये कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप क्यों बनाती हैं? ठीक है, इसका भी आंसर आपको ही करना है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप क्यों बनाती हैं, इसका भी आंसर आपको ही करना है। अगला जो प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र रेखा पर किस बिंदु पर पाई जाती है? ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा किस बिंदु पर पाई जाती है? ये प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसलिए आप इसको छोड़ देते हैं। अगला जो प्रश्न है 45वां प्रश्न है ये कह रहे हैं कि आवेशी चालक की सतह पर विभव कैसा होता है? तो याद रखेंगे आवेशी चालक की सतह पर विभव जो होता है बच्चों कांस्टेंट होता है, यानी समान होता है, क्लियर है। अगला जो प्रश्न है ये 46वां प्रश्न है कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के लिए जो ये भी इसको भी बच्चों हम छोड़ देते हैं, ये एक प्रश्न भी पूर्ण रूप से नहीं है, ये आधा प्रश्न है तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अगला जो प्रश्न है 47वां ये कह रहे हैं कि समतल आवेशित चादर के लिए, ठीक है, ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसको भी हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। और ये भी प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 48वां जो प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा में मानी जाती है? तो याद रखेंगे जिस दिशा में धन परीक्षण आवेश पर बल लगे, क्लियर है। तो जिस दिशा में धन परीक्षण आवेश पर बल लगता है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा मानी जाती है, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या होता है बच्चों, यानी परीक्षण आवेश क्या होता है? तो ये एक परीक्षण आवेश, जो आवेश का एक छोटा सा मात्रा होती है जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है। बहुत छोटा धन आवेश जिसे क्षेत्र प्रभावित ना हो। अगला जो प्रश्न है बच्चों 50वां प्रश्न है ये स्थिर वैद्युतिकी का मुख्य अध्ययन किससे संबंधित? याद रखेंगे स्थिर आवेशों एवं उनके क्षेत्रों से। ये कह रहे हैं कि जो वैद्युतिकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो रुके हुए चार्ज का अध्ययन करते हैं और उसके द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का हम अध्ययन करते हैं, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा से एक दो प्रश्न जो थे वो मिसप्रिंट थे, इसलिए मैंने आपको वो छोड़ने को बोला है, ठीक है। बाकी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिएगा बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आते हैं, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।